रात के करीब 9:30 बजे आर्यमन की गाड़ी घर के पोर्च में आकर रुकी। दिन भर की मीटिंग ने उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। कोट उतारते ही उसने गहरी सांस ली और दरवाजे से अंदर चलाया। लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स अचानक से बुझ गईं। डैम इट, उसने धीमे स्वर में कहा। पूरा बंगला काले सन्नाटे में डूब गया था। बाहर से आती तेज हवाओं की सरसराहट और खिड़कियों पर पड़ रही बारिश की बूंदें माहौल को और भी डरावना कर रही थीं। आर्यमन ने तुरंत जेब से अपना मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन करने ही वाला था कि सांची की चीख उसके कमरे से गूंज उठी। आर्यमन का दिल धक से रुक गया। उस आवाज में ऐसा डर और बेबसी थी कि एक पल भी रुके बिना उसके कदम अपने आप उसी तरफ दौड़ पड़े। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उसके जूते की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी, लेकिन उसके कानों में बस सांची की चीख बार बार बज रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे किसी ने उसे छाती से खींच लिया हो। सांची, उसने ऊंची आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर उसने झटके से हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुलते ही मोबाइल की फ्लैशलाइट चारों ओर घूमी। कमरे का हाल बिखरा हुआ था। खिड़की आधी खुली हुई थी, तेज हवा पर्दे उड़ा रही थी, और उस अंधेरे में बिस्तर के पास सांची सिपुर कर बैठी थी, दोनों हाथ अपने कानों पर रखे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। आर्यमन का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उसकी चाल धीमी हो गई। वो उसके पास गया, झुककर हल्की आवाज में बोला, सांची। सांची ने कांपते हाथों से ऊपर देखा। उसकी आंखों में वही डर था, जैसे कोई बच्ची अंधेरे में खो गई हो। मैंने कुछ देखा, कोई खिड़की पर था। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट टूट कर बाहर निकल रहे थे। आर्यमन ने तुरंत खिड़की बंद की, पर्दे खींचे और वापस उसकी तरफ मुड़ा। अब उसकी आंखों में ठंडापन नहीं था, बल्कि एक गहरी चिंता थी। कुछ नहीं था वहां, उसने सख्त लेकिन ठहराव भरे लहजे में कहा। तुम बस डर गई हो। लेकिन मन ही मन आर्यमन मान चुका था। उसकी चीख सुनकर उसके भीतर कुछ हिला था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे एक पल भी देर करता तो जैसे उसे खो देता। वो उसके करीब बैठ गया और धीरे से उसके हाथ हटाकर बोला, डरने की जरूरत नहीं है, जब मैं यहाँ हूँ। सांची की सांसें अभी भी तेज थी, आंसू गालों पर बह रहे थे, लेकिन उस पल उसके शब्दों ने उसे थोड़ा सा सहारा दिया। आर्यमन की नज़रों के सामने सांची का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कमरे का अंधेरा और बाहर की हवा उसे और डरा रही थी। वो कांपते हुए टूटी फूटी आवाज में बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है। उसकी आवाज में एक ऐसा कंपकंपाहट भरा दर्द था कि जैसे दिल से किसी ने चीर कर निकाला हो। आर्यमन के माथे पर हल्की शिकन उभरी। उसकी तेज आंखें एक पल को नरम पड़ गई। अंधेरे से? उसने मन ही मन दोहराया। तो ये कोई साधारण डर नहीं था। वो अचानक ठहर गया। याद आया उस बरसाती दिन की बात, जब उसने पहली बार उसे बस स्टैंड पर अकेला बैठा देखा था, भीगी हुई, कांपती हुई, और सांची ने उसे बताया था, उसका कहीं घर नहीं है। इसका क्या मतलब नहीं था? आर्यमन ने तब उस बात पर गहराई से ध्यान नहीं दिया था। उसे बस एक मजबूरी लगी थी, या शायद किसी की बेघरता की कहानी। लेकिन अब जब वो उसकी आंखों में वो घबराहट देख रहा था, उसके शब्द और भी भारी लग रहे थे। तो बचपन से ही उसके मन में ख्याल कौन था? क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ था? उसके भीतर का सख्त बिजनेसमैन पल भर को पीछे हट गया। सामने बस एक डरी हुई लड़की थी, जिसका अतीत शायद किसी ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सांची ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, कसकर जकड़ लिया। उसके नाखून आर्यमन के हथेली में धस गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे अंधेरा उसे निगल जाएगा अगर उसने छोड़ा तो। आर्यमन ने धीरे से उसकी पकड़ महसूस की। उसके सीने में एक अजीब सी टीस उठी। ये डर, ये कमजोरी, किसी ने इस मासूम के साथ बचपन में आखिर किया क्या है? उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखें पहली बार किसी के दर्द में उलझी थीं। आर्यमन ने बिना सोचे सांची को अपनी तरफ खींच लिया। उसका नाजुक सा शरीर सीधे उसकी छाती से आ लगा। आर्यमन का हाथ अपने आप उसके सिर पर चला गया। धीरे धीरे सुकून देने वाले स्पर्श से उसने उसके भीगे बालों पर हाथ फेरा। उसकी गहरी ठहरी हुई आवाज़ कमरा की खामोशी में गूंजी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
सांची की सांसें टूट टूट कर आ रही थीं। उसका चेहरा आर्यमन की छाती से सटा हुआ था और उसका पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। अचानक, जैसे किसी टूटे बांध ने सब रोकथाम छोड़ दी हो, उसने दोनों हाथों से आर्यमन को कसकर पकड़ लिया। वो ऐसे जकड़ चुकी थी मानो छोड़ देगी तो सब कुछ खो जाएगी। उसका कांपता हुआ शरीर अब हल्का हल्का तपने लगा था, जैसे बुखार की शुरुआत हो। आर्यमन ने नीचे झुककर उसकी आंखों में देखा। होठ थोड़े खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने धीरे से पुकारा, सांची। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी टूटी कांपती आवाज निकली, मुझे छोड़कर मत जाना। आर्यमन के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसकी हथेलियां अनायास ही उसके चारों ओर कस गईं। उसने उसे अपनी बाहों के घेरे में ऐसे कैद कर लिया जैसे दुनिया का कोई भी डर अब उस तक ना पहुंच पाए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उतनी ही ठोस। मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूं, हमेशा। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा था, लेकिन उस अंधेरे में सांची को एक ठिकाना मिल चुका था, आर्यमन की बाहों में। कमरे की खामोशी अब भारी नहीं लग रही थी। आंसुओं से भीगी सांची धीरे धीरे थमने लगे। उसके कांपते हाथ जब आर्यमन की बाहों में ठहर गए तो उसे लगा जैसे किसी सुरक्षित दीवार से टकराकर सारी बेचैनी रुक गई हो। उसकी सांसें अब उतनी तेज नहीं थी। हर लम्हा उसे यकीन दिला रहा था कि चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों न हो, इस वक्त वो बिल्कुल अकेली नहीं है। आर्यमन, जो हमेशा गुस्से और सख्ती में लिपटा रहता था, पहली बार किसी को इस तरह अपनी बाहों में पनाह देता देख हैरान था। वो सोच रहा था, कभी तो किसी ने मुझसे डरकर दूर रहना चाहा, और आज ये मासूम लड़की मुझसे डरते डरते भी मेरे पास शरण ले रही है। आखिर क्यों? उसका दिल, जिसे वो हमेशा पत्थर मानता था, धीरे धीरे पिघल रहा था। थकान और आंसुओं के बीच सांची की पलकों ने हार मान ली। वो उसकी छाती से सटी सटी गहरी सांसों के साथ नींद में डूब गई। उसके होंठों पर हल्की सी मासूम शांति थी, जैसे सालों बाद उसे चैन की नींद नसीब हुई हो। आर्यमन ने उसे छुड़ाने की कोशिश तक नहीं की, उल्टा उसकी पकड़ और मजबूत कर ली, ताकि नींद में भी उसे ये एहसास बना रहे कि वो बिल्कुल महफूज है। वो पूरी रात उसकी सलामती का पहरा देता रहा। नींद आंखों पर भारी थी, पर उसका दिल कह रहा था कि अगर उसने सांची को ढीला छोड़ दिया तो शायद वो फिर डर में खो जाएगी। रात के सन्नाटे में उसकी आंखें बार बार उसी पर टिक जातीं। मन में सवाल उठता, ये लड़की मेरी जिंदगी में इतनी गहराई से क्यों उतर रही है? क्यों इसकी मासूमियत मेरे गुस्से की दीवारें तोड़ रही है? और उस रात पहली बार आर्यमन ने अपनी दुनिया में किसी और के लिए जगह बनाई। बिना कहे, बिना जताए, बस सांची की मासूम नींद की हिफाजत करते करते। कमरे में हल्की सी अंधेरी रोशनी थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर का माहौल अब भी भारी था। आर्यमन सोफे पर नहीं गया। वो उसी बिस्तर पर बैठा रहा जहां सांची उसकी बाहों में समाई हुई थी। सांची का चेहरा अब भी आंसुओं से भीगा हुआ था। नींद में जाने के बाद भी उसका माथा हल्का हल्का पसीज रहा था, जैसे अंदर का डर अब भी पूरी तरह से टूटा न हो। अचानक उसके होंठ हल्के हल्के हिले। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मत छोड़कर जाना, मुझे मत अकेला छोड़ना। उसकी नींद में टूटी फूटी आवाज सुनकर आर्यमन के सीने में अजीब सी कसक उठी। आर्यमन ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा, सांची, तुम क्या सहकर आई हो कि आज भी सपनों में डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की मासूमियत मेरे दिल को इतना बेचैन कर देगी। सांची का शरीर हल्का हल्का तप रहा था। आर्यमन ने तुरंत उसका माथा छू कर देखा। वाकई उसमें हल्की गर्मी थी। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो तुरंत मोबाइल उठाता है और अपने भरोसेमंद डॉक्टर निशा का नंबर मिलाता है। कॉल लगते ही दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज आती है। हेलो आर्यमन, इस वक्त कॉल? सब ठीक तो है ना? आर्यमन गंभीर और थोड़ी घबराई आवाज में बोलता है, निशा, यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। एक लड़की है सांची, कुछ घंटे पहले बहुत बुरी हालत में थी। अब सो तो गई है, लेकिन उसका शरीर हल्का गर्म हो रहा है। नींद में बार बार बड़बड़ा रही है। बार बार कहती है कि उसे छोड़कर मत जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आर्यमन ने डॉक्टर निशा को सब डिटेल में बता दिया। डॉक्टर निशा थोड़ी सतर्क होकर बोलती है, आर्यमन, सबसे पहले घबराना मत।
हो सकता है थकान, तनाव और डर की वजह से शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हो, लेकिन ध्यान रखना होगा कि वो अकेली महसूस ना करे। अगर उसे बार बार ये डर है कि कोई छोड़कर चला जाएगा, तो तुम्हें उसे ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि तुम यहीं हो। आर्यमन धीमे लेकिन भावुक स्वर में बोला, निशा, मैं पूरी रात यहीं बैठा हूं, उसके माथे पर हाथ रखकर बस यही सोच रहा हूं कि वो चैन से सो पाए। लेकिन जब उसकी नींद में भी डर उतर आता है, तो लगता है जैसे ये मासूम लड़ाई खुद ही लड़ रही है। डॉक्टर निशा सहानुभूति के साथ बोलती है, तुम्हें अभी उसका सबसे बड़ा सहारा बनना होगा। जब तक उसका मन शांत ना हो जाए, जब तक उसे भरोसा ना हो जाए कि वो अकेली नहीं है, तब तक उसके पास ही रहो। उसके कंधे पे हाथ रखो, उसकी सांसों की लय से खुद को जोड़ो। यकीन मानो, धीरे धीरे उसका डर कम हो जाएगा। आर्यमन गहरी सांस लेते हुए बोला, मतलब मुझे उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए? डॉक्टर निशा नरमी से बोली, हाँ, और अगर उसका तापमान और बढ़े तो मुझे तुरंत कॉल करना। लेकिन सबसे बड़ी दवा अभी तुम्हारी मौजूदगी है आर्यमन। कभी कभी सिर्फ किसी का साथ ही इंसान को सबसे बड़ी राहत देता है। कॉल कटते ही आर्यमन ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसने साची के माथे पर फिर से हाथ रखा और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। आर्यमन धीरे, खुद से बुदबुदाते हुए बोला, मैंने वादा किया है साची, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये डर तुम्हारी आंखों से मिट नहीं जाता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे पूरी रात जागना पड़े या पूरी जिंदगी। साची का चेहरा हल्का सा ढीला पड़ा, जैसे उसकी आत्मा ने भी ये वादा सुन लिया हो। साची अब धीरे धीरे अपने नाजुक शरीर को आराम देती हुई नींद में डूब रही थी। उसकी सांसें नियमित होने लगी, चेहरे की हल्की लालिमा अब फीकी पड़ रही थी। आर्यमन ने देखा कि उसका सिर उसकी छाती पर टिक चुका था। हाथों की पकड़ ढीली नहीं हुई। उसने खुद को थोड़ा झुकाया और माथे से हल्का सा बालों को सहलाया, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं, तुम सुरक्षित हो। कमरे में फैली अंधेरी रोशनी और बाहर की बारिश की मंद गूंज इस पल को और भी इंटिमेट बना रही थी। आर्यमन ने महसूस किया कि साची की हल्की गर्माहट उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर रही थी। उसने अपने फ़ोन से डॉक्टर को फिर से मैसेज किया, बस एक लाइन लिखी, साची अब सुरक्षित है, मैं देख रहा हूं। आर्यमन ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी की ओर झुककर उसके पास बैठना जारी रखा। बाहर का सन्नाटा, बारिश की धुन और कमरे की हल्की ठंडी हवा के बीच एक अजीब सा रोमांच और घनिष्ठता का माहौल था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की मेरी दुनिया में इतनी गहराई से उतर चुकी है और मैं उसे किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं छोड़ूंगा।